इंटरमीडिएट में जहां 2 छात्राएं संयुक्त रूप से टॉपर बनी, वहीं हाई स्कूल में भी टॉपर्स ने 98% से अधिक अंक हासिल किए। 98% अंक पाकर बेटियों ने अपना दमदार प्रदर्शन किया। रिजल्ट घोषित होते ही बागेश्वर जिले का जलवा दिखा। हाई स्कूल और इंटरमीडिएट दोनों में टॉपर्स की सूची में शानदार मुकाबला देखने को मिला, जिसमें छात्राओं ने बाजी मारी। वहीं इंटरमीडिएट में गीतिका पंत सरस्वती शिशु मंदिर इंटर कॉलेज बागेश्वर के 98% नंबर के साथ टॉप रही। वहीं जबकि हाई स्कूल में एमपी इंदू इंटर कॉलेज रामनगर के अक्षत गोपाल 98.20 नंबर के साथ टॉप रहे। सीएम धामी ने सभी बच्चों को जिन्होंने टॉप किया उनको उज्जवल भविष्य की कामना की और फोन लगाकर भी बधाई दी। बागेश्वर जिले ने एक बार फिर से शिक्षा के क्षेत्र में शानदार प्रदर्शन करते हुए प्रदेश में पहला स्थान हासिल किया। इंटरमीडिएट में बागेश्वर की गीतिका पंत ने प्रदेश स्तर पर पहला हासिल स्थान किया। उनकी इस उपलब्धि से पूरे जिले में खुशी की लहर है। कांडा स्थित जीजीआईसी की छात्रा खुशी कांडपाल ने भी शानदार प्रदर्शन करते हुए प्रदेश में 5वां स्थान प्राप्त किया। मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है और इतना मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था। तो सबसे पहले तो अपने स्कूल को थैंक यू बोलना चाहूँगी, जिनकी वजह से ये सब हुआ है। इसका क्रेडिट सबसे पहले मैं अपने दादाजी को देना चाहती हूँ, जिन्होंने मेरे को हमेशा बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया और मोटिवेट किया। उसके बाद अपनी पूरी फैमिली में अम्मा, मम्मी, पापा, दादा सबको। और मेन क्रेडिट मैं अपने स्कूल को देना चाहूँगी। मैंने स्टार्टिंग से 12वीं तक सरस्वती शिशु मंदिर इंटर कॉलेज बागेश्वर से अपनी पढ़ाई की है। तो यहाँ पर सारे टीचर्स ने हमारे पीछे बहुत ज़्यादा मेहनत की है और उनकी वजह से मैं भी यहाँ पर हूँ। 12वीं की परीक्षा में ऊधम सिंह नगर जिले के रुद्रपुर की सुशीला महेंद्रित रत्ता ने 98% अंक हासिल किए। परिणाम घोषित होने के बाद सुशीला के परिवार में खुशी की लहर है। साधारण परिवार से आने वाली सुशीला ने बिना किसी कोचिंग की सफलता हासिल की और अपनी इस उपलब्धि का श्रेय सुशीला ने अपने माता पिता और गुरुजनों को दिया है। उत्तराखंड बोर्ड के 10th और 12th का रिजल्ट आज घोषित किया है, जिसमें ऊधम सिंह नगर जिले के रुद्रपुर की रहने वाली सुशीला ने 12th में प्रथम स्थान पूरे प्रदेश में प्राप्त किया है। चलिए हमारे साथ बातचीत करने के लिए सुशीला और सुशीला के परिवार मौजूद हैं, उनसे हम बातचीत करेंगे और ये जानेंगे कि इतनी बड़ी सफलता को लेकर वो क्या कहना चाहेंगे और इस सफलता के लिए किस तरह की तैयारी उन्होंने की थी। सुशीला, पहले तो आपको बधाई। थैंक यू सो मच सर। सुशीला, ये बताइए कि एक बड़ी सफलता आपको हासिल हुई है, क्या कहना चाहेंगे? बहुत सब खुश है, टीचर्स, पेरेंट्स, मैं सब बहुत ज़्यादा खुश है, बहुत अच्छा फील हो रहा है। अच्छा, 12th में आपके पास कौन कौन से सब्जेक्ट थे? मेरे पास ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस, हिंदी, इंग्लिश। 12th के बाद क्या करने का विचार है, क्या क्या बनना है? अभी कुछ ज़्यादा प्लान नहीं किया है, अभी ग्रेजुएशन करेंगे, उसके बाद देखते हैं। कितने घंटे पढ़ाई करती थी, क्या टाइम टेबल था आपका? ऑन एन एवरेज 4 से 5 घंटे। आई एम नाइट आउल बेसिकली, सो रात को ज़्यादा फोकस, प्रोडक्टिव आवर्स रहते थे मेरे, तो रात को ज़्यादा पढ़ाई होती थी। परिवार में पिताजी क्या करते हैं आपके? पापा और मम्मी दोनों टेलर हैं। हाँ जी, शॉप है अपनी पुरानी में। हमेशा ही इनकी बेटी 3 से 4 घंटे पढ़ती थी और हमेशा ही वो बिना कोचिंग के लगातार सफलता हासिल कर रही थी। 10th में भी उसके अच्छे मार्क्स आए थे और 12th में भी जिस तरह से प्रथम स्थान प्राप्त हुआ, उससे पूरे परिवार में खुशी की लहर है। ऊधम सिंह नगर से न्यूज़ 18 के लिए वेद प्रकाश यादव की रिपोर्ट। हाई स्कूल में रामनगर एमपी इंटर कॉलेज के छात्र अक्षत गोपाल ने टॉप किया। 98% अंकों के साथ अक्षत ने टॉप किया तो परिवार में खुशी की लहर है। बोर्ड परीक्षा में टॉप के बाद अक्षत के घर पर बधाई देने वालों का तांता लगा है। हालांकि अक्षत ने इस कामयाबी का श्रेय अपने माता पिता और टीचरों को दिया है। अच्छा लग रहा है। 3 से 4 घंटे नॉर्मल डेज में और पेपर के टाइम पर 5 से 6 घंटे। आगे भी ऐसा कुछ सोचा नहीं मैंने। 11th में PCM लेने का सोचा है। पापा टीचर है और मम्मी हाउसवाइफ है। अच्छा लग रहा है बहुत। हाई स्कूल में खैरना की भूमिका ने संयुक्त रूप से दूसरा स्थान प्राप्त किया। भूमिका की इस कामयाबी के बाद परिवार में खुशी है तो इलाके के लोगों ने अपनी बिटिया पर गर्व दिखाया है। खैरना इंटर कॉलेज की भूमिका में 500 में से 490 अंक प्राप्त कर दूसरा स्थान हासिल किया। वहीं भूमिका ने कड़ी मेहनत और परिवार का श्रेय दिया है, साथ ही अपने गुरुजनों का भी आभार जताया है। पेरेंट्स को, अपने ट्यूशन टीचर विजय सर को और अपने स्कूल टीचर्स को देना चाहूँगी। इस सफलता के लिए आपने कितने संघर्ष किए यहाँ पर, इसका कुछ बताएंगे आप? संघर्ष तो बहुत किए हैं, मतलब पढ़ाई रेगुलर ही थी
और कंसिस्टेंसी से बढ़ा है, मतलब रोज का डेली पढ़ती थी, रूटीन फॉलो करती थी। और स्क्रीनिंग टाइम मेरा 1.5 से 2 घंटे था और ट्यूशन मेरा 2.5 से 3 घंटे और सेल्फ स्टडी 2-2.5 घंटे रहता था और होमवर्क। उत्तरकाशी के ईशान कोठारी ने 10वीं में 500 में से 490 अंकों के साथ सेकंड पोजीशन हासिल की है। ईशान ने कहा कि उनकी कामयाबी के पीछे उनके माता पिता और सभी टीचर्स का साथ है। ईशान ने यह भी कहा कि उन्होंने टेंशन लिए बिना पढ़ाई की थी, तभी उन्हें सफलता हासिल हुई है। ऋषिकेश के सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज में पढ़ने वाले आर्यन 12वीं की बोर्ड परीक्षा में सेकंड आए। आर्यन जाटव ने 97.80% नंबर हासिल किए। आर्यन का सपना आगे चलकर सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनने का है। उत्तराखंड बोर्ड की इंटर परीक्षाओं में हरिद्वार की वंशिका ने बाजी मारी है। 97% अंकों के साथ वंशिका ने प्रदेश में तीसरा स्थान प्राप्त किया। हरिद्वार के सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज मायापुर की छात्रा वंशिका के पिता टैक्सी ड्राइवर हैं। वो बेहद साधारण परिवार से आती है। वंशिका की इस उपलब्धि पर शिक्षक, परिजन और सहपाठी छात्र छात्राओं ने बधाई दी। का बहुत अच्छा था अभी, क्योंकि सबने बहुत ज्यादा सपोर्ट किया। वो ना होते तो शायद मैं ना करती, क्योंकि जब कोई इंसान कुछ चीज अचीव करता है तो बहुत सारे लोग होते हैं सपोर्ट करने के लिए। थी वो कंसिस्टेंट थी। मैं पूरे साल पढ़ी हूँ, एक भी दिन ऐसा नहीं था कि मैंने ना पढ़ा। भले ही थोड़ा पढ़ा, ज्यादा पढ़ा, पर ये थी मैं रोज पढ़ी। और ये थी कि जब मैं कोई चीज करती थी तो मैं उसको पूरे दिल से करती थी, अपना 100%। टीचिंग लाइन में वो करना है, करियर बनाना है, तो मैथ्स प्रोफेसर बनना एम है, तो उसी लाइन में भी जाना है, उसी फील्ड में। सबसे बड़ी बात है सेल्फ कॉन्फिडेंस होना चाहिए, कंसिस्टेंट रहो और डेली काम करो अपने गोल को अचीव करने के लिए, फिर आप अचीव कर लोगे कोई। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उत्तराखंड बोर्ड परीक्षा में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले मेधावी छात्रों से फोन पर बात कर उन्हें बधाई दी और उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं दी। हाई स्कूल और इंटरमीडिएट के टॉपर्स की तारीफ करते हुए सीएम ने कहा कि ये सफलता छात्रों की मेहनत, अनुशासन और समर्पण का परिणाम है। हाँ भूमिका, मैं पुष्कर सिंह धामी बोल रहा हूँ बेटा। नमस्ते सर। प्रणाम। हाँ सुशीला बोल रही हैं? हाँ जी सर। हाँ गीतिका सर प्रणाम। नमस्ते। हाँ योगेश कैसे हैं? हेलो प्रणाम सर। प्रणाम प्रणाम। मेरी तरफ से आपको बहुत शुभकामनाएं। आपके परिवार में भी सभी लोगों को, आपके अभिभावकों को, माता पिताजी को, सबको मेरी तरफ से प्रणाम कहिएगा। सबको शुभकामनाएं। अपने सब टीचर्स को भी कहिएगा। आपकी मेहनत का नतीजा है ये अच्छा परिणाम जो आपका आया है। आगे भी आपको इसी तरह से प्रयास करना है। अभी ये है ना, ये सफलता आपकी निरंतर चलती रहे। मेरी बहुत शुभकामनाएं। हाँ बंशिका, कैसा लग रहा है रिजल्ट आया जब? सर बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत बड़ा मोमेंट है। और अब तो आपने भी बात की तो सच में बहुत ही ज्यादा बड़ा मोमेंट है आज का। तो चलो बेटा, हमेशा आप अच्छा करते रहिए और हम लोग आपके साथ हैं हमेशा, ठीक है? थैंक यू सर। उत्तराखंड बोर्ड के रिजल्ट ने एक बार फिर से उस बात को बल दे दिया है कि आखिर क्या वजह है कि जिन मैदानी जिलों में ट्रांसफर पोस्टिंग के लिए टीचर पूरा जोर लगाते हैं, जबकि वहां के स्कूल अच्छा रिजल्ट देने में पीछे रहे। यहां तक कि टॉपर की लिस्ट में भी पहाड़ के बच्चों का कोई सानी नहीं रहा। रिपोर्ट दिखाते हैं। दसवीं और 12वीं के बोर्ड स्टूडेंट्स का इंतजार शनिवार को खत्म हो गया। इस बार हाई स्कूल का रिजल्ट पिछले साल की तुलना में 1.33% बढ़ा, जबकि इंटरमीडिएट में 1.88% बढ़ा हुआ रिजल्ट आया। 10वीं में देहरादून और हरिद्वार को छोड़कर सभी जिलों का रिजल्ट 90% से ज्यादा रहा, जबकि 12वीं के नतीजे में भी हरिद्वार और देहरादून जिला ही रिजल्ट देने में सबसे पीछे है। पिछले साल की तरह इस बार भी बोर्ड रिजल्ट में बागेश्वर जिले के स्टूडेंट्स का दबदबा कायम है। 10वीं और 12वीं दोनों में ही बागेश्वर का रिजल्ट पहले स्थान पर है। अधिकारी कहते हैं कि टीचर्स की मेहनत ही बच्चों को सफलता तक पहुंचाती है। टीचर्स को क्लासरूम से बाहर नहीं भेजना चाहिए। प्राइवेट स्कूल की तरह जरूरी है कि टीचर्स का कहीं और एंगेजमेंट ना हो।
चाहते हैं कि सरकारी विद्यालयों में उसी तरह का आए रिजल्ट, तो बिल्कुल जो हमारे जो प्राइवेट स्कूल्स हैं उनके टीचर का कहीं कोई एंगेजमेंट नहीं। इसके बजाय हमारे जो सरकारी के टीचर हैं उनका ओवरऑल हर जगह उनकी ज़रूरत होती है और ये माना जाता है कि वो बेहतर काम करते हैं और उनके जो है जो वो देते हैं करके वो बेहतर काम होता है। तो इसका मतलब अगर उनको पढ़ाने दिया जाए तो वो बेहतर रिजल्ट दे सकते हैं। मैदानी जिलों के टीचर्स का रिजल्ट के बारे में कहना है कि रिजल्ट बेहतर कहां से लाएं, जब बच्चों को रैली से लेकर एक्टिविटी में बिजी रखा जाता है। हर दिन कोई न कोई कार्यक्रम बच्चों की उपस्थिति के लिए जरूरी होते हैं। इसके ऑर्डर भेजे जाते हैं जिससे पढ़ाई प्रभावित होती है। टीचर्स को भी अपने पढ़ाई से इतर सब काम में लगाया जाता है। हमारा तो ये मेन का स्कूल है और मुझे नहीं लगता कि कोई दिन ऐसा होता होगा जिस दिन कोई कार्यक्रम नहीं होता, चाहे वो इवन छुट्टी वाला दिन भी हमारे बच्चे हर जगह एंगेज रहते हैं। कोई दिन ऐसा नहीं होता जिस दिन कि बच्चे प्रोग्राम में नहीं होते। तो कभी कभी ऐसा लगता है कि कुछ महीने तो ऐसे हों कि कम से कम जिनमें हम सिर्फ पढ़ाई करें। बहरहाल देहरादून, हरिद्वार और उधम सिंह नगर जैसे जिलों के रिजल्ट को देखते हुए जरूरी है कि टीचर्स के परफॉर्मेंस का भी आकलन हो और देखा जाए कि क्या रीजन है कि ओवरऑल रिजल्ट का परसेंटेज भी पिछले कुछ सालों में 5% तक भी नहीं बढ़ सका। देहरादून से न्यूज़ 18 के लिए भारती सकलानी उनियाल की रिपोर्ट। चक्राता से बड़ी खबर, जहां साहिया के पास कोटा थारली गांव में सटे जंगलों में अचानक भीषण आग लगी। आग इतनी विकराल थी कि देखते ही देखते आग एक बड़े हिस्से में फैल गई। भीषण आग के कारण वन संपदा को नुकसान पहुंचा। सूचना मिलते ही वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची और फिलहाल वन विभाग के कर्मचारी और स्थानीय लोग मिलकर आग को फैलने से रोकने की कोशिश कर रहे हैं। नैनीताल जिले में आदमखोर का एक ऐसा आतंक बना हुआ है जहां 100 से ज्यादा स्कूलों में ताला लटका हुआ है। बाकायदा जिले के डीएम को स्कूलों को बंद कराने के आदेश जारी करने पड़े। भीमताल ब्लॉक के जोलीकोट, भुजिया घाट, रानीबाग और बेल बसानी में मौजूद सभी सरकारी और प्राइवेट स्कूलों के साथ आंगनबाड़ी केंद्र 25 से 27 अप्रैल तक बंद कर दिए गए। नैनीताल जिले में एक आदमखोर जानवर का ऐसा आतंक बना हुआ है कि इसके कारण जिले में 100 से ज्यादा स्कूल बंद करने पड़े हैं। इस समय मैं रानीबाग के इलाके में मौजूद हूं। इस रानीबाग के इर्द गिर्द जो है तकरीबन 8 लोगों को पिछले 2 महीने के भीतर आदमखोर अपना निवाला बना चुका है। इस समय जिस स्कूल को बंद किया गया है उनमें से एक स्कूल ये है महर्षि विद्या मंदिर रानीबाग। और यहाँ आज तो खुला रहना था क्योंकि सैटरडे का दिन था, लेकिन स्कूलों को 3 दिन के लिए बंद रखा गया है। रविवार का, कल का तो छुट्टी का वैसे ही दिन रहेगा, लेकिन सोमवार के दिन भी यहाँ पर स्कूल बंद रहेंगे। हमारे साथ यहाँ की जो सिक्योरिटी गार्ड हैं स्कूल के, भैया इधर आइए, ये बताइए कि स्कूल किस तरीके का फरमान आज सुनाया गया था स्कूल उसकी तरफ से? ये सर जो कल यहाँ घटना हुई है काउंटडाउन में जिला प्रशासन की ओर से, तो बंद के आदेश आए थे, तो इसलिए स्कूल बंद किया गया है। कितने बच्चे पढ़ते हैं आपके स्कूल में? यहाँ लगभग 200-250 के लगभग। तो ये ग्रामीण क्षेत्र से आते होंगे बच्चे, डर का माहौल है? हाँ बिल्कुल डर का माहौल है, ग्रामीण क्षेत्र से आते हैं बच्चे। डर लगता है। हाँ। जंगली जानवर हैं यहाँ पे। टाइगर भी दिखा था? टाइगर दिखता है यहाँ, टाइगर नीचे ऊपर आते जाते रहता है। हाँ। हाँ तो कैसा है, मतलब ये सुनसान इलाका है, बच्चों को डर लग रहा है स्कूल भेजने में? सुनसान एरिया ही हुआ, जंगल एरिया हुई सर। हाँ। जंगल एरिया। सबसे बड़ी दिक्कत है वो स्कूली बच्चों के लिए है, और जो महिलाएं हैं जो मवेशियों के लिए चारा लेने के लिए जंगल जाती हैं, लकड़ियां लाती हैं, उनके लिए सबसे बड़ी चुनौती है। और यही वजह है कि 100 से ज्यादा स्कूलों को इस रानीबाग से लेकर के जोलीकोट, बेल बसानी का इलाका और हल्द्वानी शहर से सटे हुए जो ग्रामीण इलाके हैं नैनीताल तहसील के, उनमें सब स्कूलों को बंद करना पड़ा है। शैलेंद्र नेगी, न्यूज़ 18। उत्तराखंड में फर्जी राशन कार्ड्स को लेकर बड़ा सवाल खड़ा हो गया है। शिकायतों के बाद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पूरे राज्य में राशन कार्ड, आधार और आयुष्मान कार्ड के सत्यापन के निर्देश दिए। आपको बता दें कि कुछ महीने पहले चलाए गए अभियान में 70,000 राशन कार्ड यूनिट्स फर्जी पाए गए थे, लेकिन जांच बीच में रुक गई थी। लेकिन अब दोबारा सीएम धामी ने जांच के आदेश दिए।
आशंका जताई जा रही है कि 20,000 से ज्यादा राशन कार्ड ऐसे लोगों के हैं जो दूसरे प्रदेश के हैं। इसके साथ ही ये भी आशंका है कि ऐसे लोग दो राज्यों से लाभ उठा रहे हैं। ये बड़ी चिंता का विषय आप देख रहे हैं, आज शहर चल रहा है, सब मामले चल रहे हैं, तमाम फर्जीफिकेशन सामने आ रहा है। आदमी दो जगह वोटर बन रहा है। आधार क्या है? आधार कार्ड। तो आधार कार्डों का फर्जीफिकेशन का ये मामला पूरे देश में हर प्रांत में लगभग कुछ न कुछ मामले सामने आए हैं। तो इसका भी कोई फुल प्रूफ व्यवस्था होनी चाहिए कि ताकि कोई भी आदमी 2 आधार कार्ड बनाकर काम न चला सके। हमारे उत्तराखंड में एक बड़ी समस्या और है, हमारे यहाँ आयुष्मान लागू है और सबके लिए लागू है। तो आसपास के प्रदेशों के लोग जो यहाँ पर रहते हैं, मजदूरी करते हैं, कोई और काम करते हैं, वो भी कहीं न कहीं कोई फर्जी तरीके से अपने पेपर्स तैयार करके यहाँ से आयुष्मान का लाभ लेने की कोशिश करते हैं। देहरादून में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने हेमवती नंदन बहुगुणा की 107वीं जयंती पर MDDA कॉम्प्लेक्स स्थित प्रतिमा पर माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि अर्पित की। मुख्यमंत्री ने कहा कि बहुगुणा स्वतंत्रता संग्राम के सक्रिय सेनानी, दूरदर्शी नेता और जन सेवा के प्रति समर्पित व्यक्तित्व थे। उनका जीवन हम सबके लिए प्रेरणा है। उनकी 107वीं जयंती है। मैं उनको समस्त प्रदेशवासियों की ओर से नमन करता हूं और वो हमारे लिए प्रेरणा के स्रोत इसलिए हैं कि एक सामान्य स्थितियों में, सामान्य परिस्थितियों में यहाँ पैदा होकर उन्होंने प्रयाग में जाकर, उस समय के इलाहाबाद में जाकर एक अपना स्थान बनाया और पूरे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप भारत सरकार में अनेक पदों पर रहकर अनेक विकास कार्यों को आगे बढ़ाया। धामी सरकार द्वारा हाल ही में टिहरी जिले के प्रभारी बनाए गए कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने शनिवार को जिले में चल रही विकास योजनाओं की जानकारी ली। साथ ही विधायकों और अफसरों के साथ बातचीत करके फीडबैक लिया। डीएम नितिका खंडेलवाल ने बताया कि जिले के हर ब्लॉक में महिलाओं द्वारा बनाए गए प्रोडक्ट्स की मार्केटिंग के लिए और लाइब्रेरी चलाने के लिए नए कदम उठाए गए। इस दौरान प्रतापनगर के विधायक विक्रम नेगी ने पानी की समस्या उठाई। मंत्री जोशी ने कहा कि ऑफिशियल्स पानी की समस्या का निदान इस तरह से ढूंढते हैं कि अगले 4 साल तक ठोस प्लान काम आए। जो अन्य कार्य हैं उनके भी जो 5 पॉइंट प्रोग्राम मैंने निश्चित किया कि उस समय सीमा के अंदर उनको पूरा होना चाहिए और उनकी गुणवत्ता का विशेष ध्यान रखना चाहिए। केदारनाथ धाम में स्थित भकुंड भैरवनाथ मंदिर के कपाट शनिवार को तीर्थयात्रियों के लिए विधि विधान से खोल दिए गए। इस पावन अवसर पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु उपस्थित रहे और जयकारों के साथ दर्शन किए। भकुंड भैरवनाथ को केदारनाथ धाम का रक्षक देवता माना जाता है। शीतकाल में जब केदारनाथ मंदिर के कपाट बंद रहते हैं तब इस क्षेत्र की रक्षा का दायित्व भैरवनाथ जी पर ही होता है। इसलिए केदारनाथ यात्रा के दौरान श्रद्धालु भैरवनाथ मंदिर के दर्शन को भी विशेष महत्व देते हैं। ये पूजा आज प्रारंभ होने के बाद सभी जो कपाट खुलने की जो पूरी प्रक्रिया थी वो संपूर्ण होने के बाद आज विधि विधान से आज साय से जो हमारी केदारनाथ जी की जो साय आरती है और प्रातः आरती आज से पूरी तरह से प्रारंभ हो जाएगी। आप सभी देशवासियों को, सभी श्रद्धालुओं को बाबा भैरवनाथ जी, बाबा केदारनाथ सब पर कृपा बनाए रखें, सबकी मनोकामना पूर्ण करें। जय भैरवनाथ जी, जय बाबा केदार। केदारनाथ धाम में भक्तों की भीड़ उमड़ रही है। वहीं केदारनाथ धाम में व्यवस्थाएं चाक चौबंद है। डीएम और एसपी पूरी व्यवस्था पर नजर बनाए हुए हैं। वहीं एसपी ने कहा कि सोशल मीडिया पर चल रही झूठी खबरों पर ध्यान ना दें। इस बीच सोशल मीडिया में चल रही कई वीडियोस को लेकर चेतावनी दी गई कि झूठी सूचना फैलाने पर एक्शन होगा। तस्वीरें आप देख रहे हैं। डीएम ने कहा कि जो अफवाहें फैला रहे हैं सोशल मीडिया पर, उन पर कड़ा एक्शन किया जाएगा। ऐसे लोगों को विशेष चेतावनी भी उनकी तरफ से दी गई है कि इस तरह की भ्रामक खबरें ना फैलाएं। है कि कृपया सोशल मीडिया पर जो भ्रामक और अपपुष्ट सूचनाएं फैल रही हैं उन पर ध्यान ना दें और केवल जो औपचारिक मीडिया हैंडल्स हैं हमारे पुलिस के, प्रशासन के, केवल उनसे सूचना प्राप्त करें। श्री केदारनाथ धाम में सभी श्रद्धालुओं का हार्दिक स्वागत है। चमोली में पिछले 3 दिनों से पड़ रही उमस भरी गर्मी से स्थानीय लोगों को, तीर्थयात्रियों को बड़ी राहत मिली। जहां एक और जिले के निचले इलाकों में झमाझम बारिश हुई, वहीं बद्रीनाथ धाम में ऊंची चोटियों, नरनारायण और नीलकंठ पर्वत पर सीजन की ताजा बर्फबारी दर्ज हुई।
चोटियों पर चांदी जैसी चमकती बर्फ की चादर बिछते ही पूरी बद्री घाटी में कड़ाके की ठंड का एहसास होने लगा। गोपेश्वर, पीपलकोटी और चमोली समेत अधिकांश इलाकों में जमकर बारिश हुई, जिससे पारा गिरा। बद्रीनाथ धाम एक बार फिर से एसडीआरएफ की टीम तीर्थयात्रियों के लिए बड़ी मददगार बन रही है। तप्त कुंड के पास अचानक एक यात्री बेहोश होकर गिर गया, जिसे बाद में एसडीआरएफ की टीम ने अस्पताल पहुंचाया। बद्रीनाथ धाम में लगातार तीर्थयात्रियों की संख्या बढ़ रही है। हर दिन 1000 से 10,000 यात्री पहुंच रहे हैं। वहीं स्वास्थ्य विभाग, पुलिस प्रशासन, एसडीआरएफ की टीमें 24 घंटे मदद के लिए तैनात हैं। उत्तराखंड में पहली बार सरकार पारंपरिक बीजों का सीड बैंक बनाने जा रही है। ग्राम विकास कृषि विभाग मिलकर इस प्रोजेक्ट को शुरू कर रहा है। इसमें क्या कुछ होगा, दिखाते हैं। पहाड़ की परंपरागत खेती को नया जीवन देने के लिए सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। सरकार ने चमोली जिले में पायलट प्रोजेक्ट के तहत सीड बैंक स्थापित करने का फैसला लिया है, जहां स्थानीय और पारंपरिक बीजों को संरक्षित किया जाएगा। इस सीड बैंक में चमोली की पहचान माने जाने वाले लाल और सफेद राजमा, चौलाई, सोयाबीन समेत कोदा, झंगोरा जैसे मिलेट फसलों के बीज संरक्षित रखे जाएंगे। इसके अलावा चमोली और रुद्रप्रयाग में 2000 हेक्टेयर कृषि भूमि में सीड सर्टिफिकेशन का काम भी किया जाएगा, ताकि परंपरागत बीजों की जेनेटिक शुद्धता बनी रहे। यही नहीं, पौड़ी जिले में किसानों के लिए एक और नई पहल की जा रही है। पौड़ी में सुपर फूड माने जाने वाले किनोवा की खेती की शुरुआत करने की भी तैयारी है, जिससे किसानों की आय बढ़ाने के साथ साथ खेती में विविधता भी आएगी। उसमें देखिए तो मिलेट्स पे है और इन सारे चीजों पे जो पर्वतीय हमारे उत्पाद हैं, जिसमें राजमा भी है, झुंगुरा भी है, चौलाई भी है, आपका सोयाबीन है। तो एक पायलट प्रोजेक्ट के तौर पे हम लोग चमोली डिस्ट्रिक्ट को टेकअप कर रहे हैं। उसमें देखिए सफेद राजमा है, लाल राजमा है, मिक्स राजमा है। तो वहाँ के जो उत्पाद हैं बहुत ही अच्छे हैं। खेती किसानी का काम कर रहे लोगों का कहना है कि यदि ऐसा होता है तो ये अच्छी पहल है। उनका ये भी कहना है कि जब खेती सिकुड़ रही हो और परंपरागत बीज धीरे धीरे गायब हो रहे हों, ऐसे में ये पहल बेहद जरूरी है। बीज बचाओ आंदोलन में जुटे उत्तरकाशी के द्वारिका प्रसाद सेमवाल का कहना है कि इस पहल से ऐसे लोगों को भी जोड़ा जाना चाहिए जो लंबे समय से इसके लिए अलग अलग लेवल पर काम कर रहे हैं। खेती जब सिमट जा रही है उस दौर में जो हमारे सैकड़ों तरह के लाल धान और मंडवा और राजमा जो छेमी नाम से अलग अलग ये होती थी, आज विलुप्ति की कगार पर है। और अगर सरकार इस इनिशिएटिव को ले रही है जो चमोली में प्रयासरत है, तो ये निसंदेह उत्तराखंड के परंपरागत बीज को बचाएगी। और परंपरागत बीज का बचना मतलब प्रकृति को बचाने की बात है। अच्छी बात यह है कि दोनों ही प्रोजेक्ट्स को सरकार की मंजूरी मिल चुकी है। जल्द ही जमीनी स्तर पर काम शुरू होने की उम्मीद है, यानी कि परंपरा और आधुनिकता को साथ जोड़कर किसानों के लिए नए रास्ते खोलने की कोशिश की जा रही है। सरकार का मानना है कि पारंपरिक बीज न सिर्फ पोषण से भरपूर होते हैं, बल्कि जलवायु परिवर्तन के दौर में ज्यादा टिकाऊ भी साबित हो सकते हैं। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से सुनील नवप्रभात की रिपोर्ट।